दोस्तों सभी का स्वागत और अभिनंदन है। शुरू करने से पहले सभी को हृदय की असीम गहराइयों से ढेर सारा प्रेम और ढेर सारा धन्यवाद। वो किस लिए दोस्तों? आप सबके प्रेम और स्नेह से ही आज हम लोग 1200 प्लस सब्सक्राइबर पार कर गए हैं। मतलब इतने लोग हम इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है सबको पुनः धन्यवाद और प्रेम प्रेषित करता हूँ। और राधे रानी जो हैं सभी पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें। आपके जो भी इष्ट हों वो जो हैं आप पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें, और हमारे ऊपर भी इसी तरह से कृपा बनाए रखें, ताकि हम और आप अपने इस सफ़र में जो है अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। चलिए, MB गंगा विलास दोस्तों, कई लोगों का कहना था, कमेंट भी किए, मैसेज भी किए कि जो दृष्टि है उसका राष्ट्रीय वाला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, दोनों मैगजीन को मिला के कंटेंट दे रहा हूं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो इस कारण से जो है ये समाप्त नहीं हो पाया था। तो ये जो है वीडियो अंतिम रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय घटनाक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट है। पुराना वाला घटनासार पढ़ा है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको पढ़िए। लगभग 30 पेज का PDF है हैंड रिटन, उसको रट जाइए। तो अप्रैल से दिसंबर तक वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद अचूक मारक सामग्री के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल पर भी है। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको तैयार कर लीजिए। और अचूक मारक सामग्री जो बता रहा हूँ प्लेलिस्ट, इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसमें क्या मिलेगा आपको? अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक हैंड रिटन कंटेंट मिलेगा। तो इतना ही कर लेंगे यदि आप पुराना घटनासार और जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का जो अचूक मारक सामग्री है वो, तो अच्छा खासा आप सवाल बना लेंगे। यदि और पढ़ना चाहते हैं तो ये दृष्टि का निचोड़ देख लीजिए, बस कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। MB गंगा विलास सभी लोग जान रहे होंगे, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, रिवर क्रूज। तो हरी झंडी इसको कब दिखाई गई थी? 13 फरवरी को, याद रखिएगा। योगी जी ने नहीं, मोदी जी ने दिखाई थी। कहाँ से कहाँ तक यात्रा पूर्ण करेगा ये? तो बनारस से डिब्रूगढ़ कर चुका है दोस्तों। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। और बनारस तो आप लोग जान ही रहे होंगे। 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और दोस्तों, इस बार काफ़ी गलतियां हैं घटनासार में, और इसमें भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं इसमें नहीं है। कई गलतियां आपको बता भी चुका हूं और आगे भी बताऊंगा। तो उसमें दिया गया 57 नदी प्रणालियों से जो है ये क्रूज पार होकर पहुंचेगा अपने गंतव्य तक। लेकिन इसमें इन्होंने 27 दिया, यही वाला ज़्यादा ऑथेंटिक है। याद रखिएगा, 27 नदी प्रणालियों से होकर जाएगा। एक मिनट, 27 उसमें नहीं दिया है दोस्तों, 27 ही सही है। वहाँ जो बात हो रही है 57 की, वो मोदी जी ने किसकी बात कही है? वो जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा से जो नदी प्रणालियाँ गुजरती हैं उनकी संख्या बताई है। तो सुधार कर लीजिएगा, अभी गलती होते होते बच गई। तो 3200 किलोमीटर यात्रा करके ये अपने गंतव्य तक पहुंच भी गया है। आपसे पूछा जाएगा कि अब जैसा कि इसका नाम है विलास, तो विलासितापूर्ण इस पर जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसका संचालक कौन है? तो अंतरा रिवर क्रूज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है अंतरा रिवर क्रूज। लंबाई इसकी 62.5 मीटर है, चौड़ाई जो है 12.5 मीटर अप्रॉक्सीमेट। 28 फरवरी को यात्रा पूर्ण हो गई। 13 फरवरी को शुरुआत हुई थी। 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
याद रखिएगा। और रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब बना था दोस्तों? 2016 में। इसी के द्वारा कुल राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं कितने घोषित किए गए? 111। टेंट सिटी का उद्घाटन भी मोदी जी ने कहाँ किया है? बनारस में। तो ये तो हो गया पूरा रिवर क्रूज। अब बात करते हैं मेघालय में जो चुनाव हुए थे दोस्तों। इससे पहले हम लोग पहले वाली पीडीएफ में तीनों राज्यों के चुनाव कर चुके हैं, लेकिन जो घटनासार में फैक्ट नहीं था वो हमको यहाँ पर मिल गया है। आपने देखा होगा कि मेघालय में कुल 60 सीटें थीं, लेकिन 59 पर ही चुनाव हुए थे, क्योंकि एक जो प्रत्याशी था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो किस सीट से लड़ रहा था? तो याद रखिएगा, सोहियोंग सीट। नाम क्या था उनका? HD लिंगदोह। इन्हीं की मृत्यु हुई थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी मृत्यु हुई थी, तो लिंगदोह की। दोह मतलब दहन हो गया, दह, लिंग दह, उनका दहन हो गया। अब पहले वाला टर्म मत याद करिएगा, उस पर फोकस ना करिएगा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी बजट में। उद्देश्य इसका क्या है? सीमावर्ती गांव, जो सीमा पर गांव हैं दोस्तों, उनका डेवलपमेंट करना। अब याद रखिएगा, इसमें सभी हिमालयी क्षेत्र के जो हैं राज्य शामिल हैं, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य शामिल नहीं हैं। इधर आप उठाइए, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सबको शामिल कर लीजिए, लेकिन ना नागालैंड शामिल है, ना ही मणिपुर और ना ही मिजोरम। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम में शामिल हैं, तब जो है ये अगर दिया रहे नागालैंड और इनमें से कोई एक, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम, तो उसको ध्यान में रख के उत्तर दीजिएगा। कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। घोषणा हुई थी 22-23 में, लेकिन अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? AS के द्वारा, मतलब अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ से? किबुथु गांव से। किबुथु गांव कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले में। और किबुथु आप लोग कई बार जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी गौरा माता या गुहार माता। तो समय सीमा इसकी रट लेना है कतई, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में जो है ये प्रभावी रहेगी। हुबली जंक्शन दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है इसी जंक्शन पर अवस्थित है। 1507 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसने जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, GKP का मतलब है गोरखपुर, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब जो है ये दूसरे स्थान पर आ गया है। कुल लंबाई गोरखपुर वाले की कितनी थी? 1366 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के अधीन हुबली जंक्शन आता है और यह कर्नाटक के धारवाड़ जिले में अवस्थित है। विदिशा की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है दोस्तों। 5G को लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिले दोस्तों कौन से हैं? वही जिले जिनको यदि थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वो विकास की प्रक्रिया में अग्रसर हो सकते हैं, ऐसी उनकी क्षमता होती है। तो उन्हीं को आकांक्षी जिला कहा गया है। और इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2018 में। 2018 में शुरुआत की गई थी। तब जो है 112 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चयनित किए गए थे, जिनमें से यूपी के 8 थे। कतई रट लेना है भैया, कौन कौन से थे? बहराइच, बलरामपुर, CHD का मतलब है चंदौली, फतेहपुर, और SBT का मतलब क्या है भाई?
SN का मतलब सोनभद्र है और SN का मतलब सिद्धार्थनगर है। SNB का मतलब है सोनभद्र और CHK का मतलब है चित्रकूट और SBT का मतलब है श्रावस्ती। थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है दोस्तों, इसको मैनेज करिएगा। ये इसीलिए और भी लिखता हूँ कि ताकि आपका मस्तिष्क जो है थोड़ा सा परेशान हो। अब श्रावस्ती याद आ गया तो भूलेंगे नहीं श्रावस्ती। SBT का मतलब श्रावस्ती। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित होगा दोस्तों कहाँ? मुंबई में। MBI का मतलब है मुंबई। और उस हाउसिंग सोसाइटी का नाम क्या है? तो बिवेरिया कांडोमियम। बिवेरिया कांडोमियम। तो इस हाउसिंग सोसाइटी को जो भी विद्युत की आपूर्ति होगी वह सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी, सौर संयंत्र से प्राप्त की जाएगी। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 दोस्तों सितंबर 2022 में जारी की गई। जगदीप धनखड़ जी मतलब JD, इन्होंने जो है इसको जारी किया, जो कि कौन है? उपराष्ट्रपति। 2020 से 21 तक जो भारत में आगमन हुआ है विदेशी यात्रियों का, उसमें जो है 10% या 10.5% की वृद्धि हुई है, रट लेना है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आए? USA से। दूसरे नंबर पर BD मतलब बांग्लादेश रहा है। और पर्यटक भारत से कहाँ गए? तो UAE में गए, यूनाइटेड अरब अमीरात। और दूसरे नंबर पर USA। विदेशी पर्यटक आए सर्वाधिक किस राज्य में? तो पंजाब में। घरेलू पर्यटकों की बात करें तो उनका गंतव्य कहाँ रहा है? पहली प्राथमिकता घूमने की कहाँ रही है? अपने भारत में ही, भारत के ही लोगों की, तो तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। भारत भ्रमण वर्ष जो है पर्यटन मंत्रालय ने किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2023 को। इसी को संयुक्त राष्ट्र ने मोटा अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। बात करें भारत नवाचार सूचकांक 2021 की, जारी कौन करता है? पहला सवाल, नीति आयोग जारी करता है। जुलाई 2022 में जारी हुआ था। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 21 पड़ा है तो ये पुराना वाला उठा के दे दिया, नहीं। 21 वाला 22 में जारी हुआ, 22 वाला 23 में जारी होगा। तो इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में कर्नाटक, KNT का मतलब कर्नाटक, पहले स्थान पे है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर जो है, MNP का मतलब मणिपुर, यह पहले स्थान पे है। बात करें UTs की, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे है नवाचार सूचकांक में। अब बात करें UP की, जो मुझसे यहाँ पर लिखा जाना छूट गया। UP का स्थान जो है 7वां है, रट लेना है बिल्कुल। नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। पिछले वर्ष जो है इसका 9वां स्थान था। बात करें उत्तर प्रदेश में जो है प्रति व्यक्ति GSDP कितनी है? तो 51,255 रुपये, रट लेना है। कम से कम इतना तो रट ही लीजिएगा, 51,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति GSDP है। तो ये तो हो गया नवाचार सूचकांक। फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय, BB का मतलब विश्वविद्यालय, परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा पूर्ति के लिए, मतलब जो परिवहन क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, मानव संसाधन को तैयार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। स्थापना क्या? जो पहले राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान था, जो कि गुजरात के बड़ोदरा में अवस्थित था, उसी को बदल दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय में। इसके लिए एक विधेयक का सहारा लिया गया। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। इस अधिनियम के द्वारा, मतलब इस विधेयक के द्वारा जब ये अधिनियम बन गया, तब जो है इसको
नाम दे दिया गया किसको? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा को अब नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय दे दिया गया। परिवहन के क्षेत्र में ये पहला विश्वविद्यालय होगा, रट लीजिएगा। जगदीप धनखड़ जी की बात करें तो ये 16वें चुनाव में जो है 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। पद के अनुसार 16वां है क्रम इनका, 14वां क्रम जो है व्यक्ति के अनुसार है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 बार, माफ करिएगा, 16वां क्रम जो है वह पद के अनुसार है, एकदम सही कह रहा था। 14वां जो है व्यक्ति के अनुसार है। इनसे पहले सभी लोग जान रहे होंगे, वेंकैया जी थे उपराष्ट्रपति। घोषणा करने वाले जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका नाम क्या है? उत्पल कुमार। हुआ किनके किनके बीच में चुनाव? मार्गरेट एल्वा दोस्तों, जो कि कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, पैदा हुई थी कर्नाटक में, इनको हराया। ये जो थी दोस्तों कांग्रेस की तरफ से थी, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन था, बीजेपी की तरफ से जो गठबंधन है उसको क्या कहते हैं? एनडीए। और जो कांग्रेस की तरफ से गठबंधन था उसको कहते हैं यूपीए। तो यूपीए की तरफ से कौन लड़ रहा था चुनाव? मार्गरेट एल्वा, जो कि कर्नाटका में पैदा हुई थी। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो हैं उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड से याद आया, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ऋतु खंडारी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आप सभी जान रहे होंगे, सरोजिनी नायडू जी, जो कहाँ की हैं दोस्तों? हैदराबाद की, याद रखिएगा, हैदराबाद की हैं सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। और बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो वो जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। तो पहले बालिका होती है, बालिका ही महिला बनती है। बालिका दिवस कब? 24 जनवरी को। और उसके अगले महीने में 13 फरवरी को महिला दिवस हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा जोड़ के पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाता है। तो ये तीनों दिवस याद कर लीजिएगा। तो मार्गरेट एल्वा हो गई। जगदीप धनखड़ जेडी जी जो हैं, झुंझुनू में जन्म हुआ। झुंझुनू कहाँ है? राजस्थान में। ये जो हैं इससे पहले वेस्ट बंगाल, WB का मतलब बर्ड बैंक नहीं है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ के राज्यपाल थे। मोढेरा की बात करें तो गुजरात के मेहसाणा जिले में अवस्थित एक गांव है दोस्तों, मोढेरा। यहाँ का सूर्य मंदिर चर्चा का विषय है दोस्तों। और सौर ऊर्जा से संचालित 24 घंटे 24x7 संचालित होने वाला ये पहला गांव बना है। और सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में है दोस्तों? आपको मैंने घटना सार में बताया था कि एक त्रिपुरा का स्थल है ऊनाकोटी, और एक है बड़नगर गुजरात का, जो कि मोदी जी का जन्म स्थल भी है। और तीसरा जो है सूर्य मंदिर मोढेरा का। इन तीनों को जो है यूनेस्को ने अपनी अनंतिम सूची में शामिल किया है। अनंतिम सूची में शामिल किया है। धरोहर मतलब विश्व धरोहर स्थल बनने से पहले जो सूची होती है उसमें शामिल किया है। इसके बाद ये विश्व धरोहर स्थल बन जाएंगे। बात करें इस मंदिर का निर्माण किसने बनवाया? इस मंदिर क्या कह रहे हो? इस मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य शासक भीम प्रथम ने करवाया था। और है किस नदी के किनारे? तो पुष्पावती नदी के किनारे।
बल्क ड्रग पार्क दोस्तों, फार्मा विभाग, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने जो है इनकी स्थापना की बात कही है, घोषणा की है और काम करना भी शुरू कर दिया है। किन 3 राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो GUJ गुजरात, फिर है हिमाचल प्रदेश और फिर है आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी ताकि भारत में जो दवाओं के निर्माण के लिए कच्चा माल बाहर से हमको आयात करना पड़ रहा था, उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। तो ऐसा पहला बल्क ड्रग पार्क दोस्तों भरूच में आधारशिला रखी गई और अब जो है दूसरे की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के द्वारा रखी गई। दोनों की आधारशिला मोदी ने ही रखी है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में 2 बल्क ड्रग पार्क निर्माणाधीन है, एक गुजरात में और एक हिमाचल प्रदेश में। तीसरे की अभी बात नहीं हुई है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य बता ही दिया है, कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा देना। बात करें भारत की, तो भारत में जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है दोस्तों, उसके मूल्य के आधार पर भारत विश्व का 14वां सबसे बड़ा उद्योग रखता है। यदि आकार की बात करी जाए तो तीसरे स्थान पे है। भारत जो है कुल व्यापार में, फार्मास्यूटिकल व्यापार में 3.5% की हिस्सेदारी रखता है, ये भी याद कर लीजिएगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों गुजरात में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है और जो भी शिक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, ठीक है, उसका निर्माण करना और उसको जो है आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित यह मिशन है, रट जाइएगा। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छी लगे, यूनिक लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोगों के प्रेम और स्नेह और साथ से ही ऐसा संभव हो पाया कि याकायाक जो है एकदम 400 से 500 सब्सक्राइबर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और जो लोग पुराना पेपर कर रहे हैं उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। घटना चक्र प्रकाशन के तहत दोस्तों सारे पेपर आपको हल कराए गए हैं, तो उसको ज़रूर करिएगा। यही सही समय है पुराना पेपर पढ़ने का। बार बार पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हों वो पढ़िए। एस्केप टनल, अब जैसा कि नाम से विदित है, एस्केप टनल मतलब बचने वाली टनल। तो एक और टनल होगी इसके अगल बगल और एक टनल होगी कि यदि इसमें कुछ आपात स्थिति पैदा हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो उससे बचने के लिए एक टनल बनाई गई है, उसी को एस्केप टनल कहा जा रहा है। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी रहेगी। नाम क्या है इसका? T49। एक स्कीम है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है ऊधमपुर से बारामूला और बारामूला से श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से, इसकी पहले तो लंबाई देख लीजिए, 272 किलोमीटर है। इसको UBSRL, थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया है, UBSRL ऊधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 272 किलोमीटर लंबाई है। इसी पर ये एस्केप टनल बनाई गई है। 2002 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और 2002 में इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। कटरा से बनिहाल खंड पे, अब ये पूरा खंड हो गया है, मतलब पूरी परियोजना यहाँ से यहाँ तक बनेगी। इस पे एक छोटा सा खंड है कटरा और बनिहाल, इसी पर 12.7 किलोमीटर लंबी ये एस्केप टनल बनाई गई है। तो ये दोनों स्थान याद रख लीजिए, कटरा से बनिहाल, लंबाई 12.7, नाम है T49 और इस प्रोजेक्ट का नाम रख लीजिए UBSRL। नामसाई घोषणा पत्र दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसके निस्तारण से संबंधित घोषणा पत्र है। दोनों राज्यों ने
हस्ताक्षर करके अपना सीमा विवाद निपटा लिया है। दोनों जो हैं 804 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं परस्पर। ब्लू ड्यूक दोस्तों क्या है? सिक्किम ने जो है इसको राज्य तितली का दर्जा दिया है। ब्लू ड्यूक, वैज्ञानिक नाम इसका बासारोना दुर्गा। तो ड्यूक दुर्गा, बासारोना दुर्गा जो है सिक्किम की राज्य तितली हो गई है, जिसको ब्लू ड्यूक भी कहते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा दोस्तों जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। इसने स्वयं को नेट जीरो कार्बन इमिशन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है, ये भी याद रखिएगा। कोचीन जो है विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित, ये जल विद्युत से भी चल रहा है और सौर ऊर्जा दोनों से दिल्ली वाला, लेकिन केवल और केवल सौर ऊर्जा से संचालित जो हवाई अड्डा है वो है कोचीन। कोचीन कहाँ है आप जान ही रहे हैं। फिर बात करें नहाई की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या काम करती है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका निर्माण और रखरखाव करती है। इसने जो है एक रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? 105 घंटे 30 मिनट में बिना रुके इसने 84 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। ऐसा किया कहाँ है? तो MH बोले तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में NH 53 जो मार्ग है वहाँ पर यह निर्माण कार्य करके इसने इस कार्य को अंजाम दिया है। और ऐसा करके जो है नहाई ने कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब भारत ने कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया जो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,41,000 किलोमीटर, और इसी लंबाई के साथ यह विश्व का दूसरा सड़क नेटवर्क वाला देश है। भारत पहला कौन सा है? USA। निर्वाचन आयुक्त नियुक्त की बात करें, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अचूक मारक सामग्री क्लास में पढ़ तो सब चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि काफ़ी खबरों में रहा कि सरकार ने जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति आनन फानन में कर दी है। तो उसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए यह सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 324 के तहत आप लोग जान ही रहे हैं इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। याद रखिएगा, प्रक्रिया अलग है और पद का प्रावधान होना अलग है। तो एक पीठ, आप लोगों को पता ही होगा पीठ से कि कोई संवैधानिक मुद्दे से संबंधित कोई संवैधानिक जब मुद्दा होता है और उसकी व्याख्या की जानी होती है, सुनवाई होने को होती है, तो एक पीठ नियुक्त की जाती है। और उस पीठ में कितने जज होते हैं? तो 5 जज होते हैं। तो इस पीठ ने नियुक्ति के लिए कहा है कि नियुक्ति एक समिति के द्वारा सुझाए गए नाम की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस समिति में होगा कौन? प्रधानमंत्री जी होंगे, लोकसभा का नेता विपक्ष होगा और CGI होगा, मतलब 3 लोग होंगे इसमें। अच्छा, इस पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? तो KM जोसेफ ने की थी, रट जाइएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों बन सकता है सवाल यहाँ से। जनवरी 2023 में इसको मंजूरी दी गई थी। प्रारंभिक परिव्यय आपसे पूछा जा सकता है, 19,744 करोड़ रुपए रखा गया है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन को आप सब जान ही रहे हैं। 125 गीगावाट, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, ठीक है। और इसके साथ ही 5 मिलियन मीट्रिक टन, MMT का मतलब मिलियन मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन क्षमता का विकास करना। और 2030 तक जो है प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैसेस GHG
एस का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी करना है। तो ये 50 मिलियन मीट्रिक टन भी याद रखिएगा, 5 मिलियन मीट्रिक टन भी याद रखिएगा, 2030 भी याद रखिएगा और 19,744 करोड़ भी याद रखिएगा। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य 2047 रखा है। 2070 जो है नेट कार्बन मतलब नेट न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। नेट कार्बन इमिशन 2070 तक लक्ष्य रखा है। तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र नाम से विदित है। इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ लगाया जा रहा है? तिरुपति नगर निगम। तिरुपति कहाँ होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। जहाँ पर एपी लिखता हूँ उसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर ANP रहता है वहाँ पर आंध्र प्रदेश रहेगा। तो विनायक सागर झील के जल को रीयूज करने लायक बनाया जाएगा इस संयंत्र के द्वारा, जो कि भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। विनायक सागर झील आपसे सीधे पूछी जा सकती है कि किस राज्य में अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। और इस संयंत्र, इस प्लांट को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो फाइटो रेटेड टेक्नोलॉजी रट जाइएगा। और किसने इसका निर्माण किया है? तो CSIR और नीरी ने। नीरी का हेडक्वार्टर दोस्तों नीरी नागपुर, और CSIR आप लोग जान ही रहे हैं। फिर है एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, वो भारत का है दोस्तों। और एशिया का ये जो है उपचार संयंत्र वो कहाँ बन रहा है? दिल्ली में। याद रखिएगा वो बन चुका है और ये जो है निर्माणाधीन है। देश की पहली निजी ट्रेन दोस्तों भारत गौरव ट्रेन जिसको कहा गया है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर से शिरडी जो कि महाराष्ट्र में है के बीच चलाई गई। दक्षिण रेलवे जोन के तहत चलाई गई। याद रखिएगा दक्षिण रेलवे से याद आया कि ये जो है भारत का नवीनतम रेलवे जोन है, जो कि 18वें नंबर का है। हेडक्वार्टर इसका विशाखापत्तनम में है, BKP। स्वदेश दर्शन योजना कब चलाई गई दोस्तों? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2014 में चलाई गई। प्रसाद योजना ये भी तीर्थ स्थलों से संबंधित है, 2014 में ही चलाई गई। देखो अपना देश जो है 2020 में शुरू की गई। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो फसाई के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई की फुल फॉर्म होती है। काम इसका क्या है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी निगरानी करना, उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। तो इसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। पहला 2019 में जारी किया गया था। कब? 7 जून को अक्सर जारी किया जाता है। तब क्या होता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून। इस सूचकांक में क्या कहा गया है? तो बड़े राज्य और छोटे राज्य 2 वर्गों में बांटा गया है। तमिलनाडु पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे है। 7वें स्थान पर कहाँ है? नवाचार सूचकांक में। और उसके आगे 8वें स्थान पर किसमें है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। बिहार 16वें स्थान पर है। आंध्र प्रदेश सबसे निचले स्थान पे है, याद रखिएगा 17वें नंबर पर। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा जो है पहले स्थान पे है। यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। स्माइल योजना क्या है दोस्तों? पुनर्वास से संबंधित है। किसके पुनर्वास से? तो भिखारी। और TGS का मतलब ट्रांसजेंडर्स, इनके पुनर्वास से संबंधित है। पुनर्वास आप लोग जान ही रहे हैं। बात करें भिखारियों की तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भिखारी दोस्तों कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, और दूसरा स्थान
उत्तर प्रदेश का है। 2022 में नई दिल्ली से इस्माइल योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें जो है दिल्ली के 75 नगर निगम चयनित किए गए हैं। बात की जाए कि किस मंत्रालय के अधीन यह योजना चलाई जा रही है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और अलग अलग वर्गों में जारी की जाती, लेकिन हम केवल एक ही देखेंगे समग्र रूप से। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, IIT मद्रास को, और IIT कानपुर जो है 5वें स्थान पर है, जो कि उत्तर प्रदेश का समग्र रूप से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊपर आने वाला, रैंकिंग में सबसे ऊपर आने वाला शैक्षिक संस्थान है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड EW का मतलब एक्सप्रेस वे। जुलाई 2022 में मोदी जी ने उरई तहसील से जो है, जो कि जालौन में अवस्थित है, जालौन एक ज़िला है दोस्तों, वहाँ पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। निर्माण इसका कौन कर रहा है दोस्तों, यूपीडा फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना इसकी 2007 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका स्वाभाविक सी बात है लखनऊ में होगा। काम इसका क्या है, वही सड़कों का निर्माण करना, उनकी निगरानी करना। तो यूपीडा ने इसका निर्माण किया है। लंबाई इसकी याद कर लीजिए 296 किलोमीटर। बात करें गंगा एक्सप्रेस वे की तो 594 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस वे की। कहाँ से कहाँ, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेस वे। और ये जो है कहाँ से, चित्रकूट से, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट से इटावा के बीच रहेगा, याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ से पास होके जाएगा ये, CH का मतलब चित्रकूट है, BND का मतलब बांदा है, MBA का मतलब महोबा, और HMP का मतलब हमीरपुर, JLN का मतलब जालौन, और ARY का मतलब है दोस्तों, ARY का क्या मतलब है भाई, ARY औरैया, याद आया, औरैया। और जो अगला है इटावा, तो यहाँ से ये गुजरेगा। तो कुल कितने ज़िले हो गए, 7। तो जो गंगा एक्सप्रेस वे वो 12 से, और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो 7 ज़िलों से पास होगा। अग्निपथ की बात करें दोस्तों, तो सेनाओं में भर्ती होने से संबंधित योजना है, तीनों सेनाओं में, याद रखिएगा। इसमें अफसर रैंक के अधिकारी शामिल नहीं किए जाएंगे। आयु इसमें सीमा अधिकतम 21 वर्ष और सब न्यूनतम जो है 17.5 वर्ष है। नौसेना में भर्ती के लिए महिलाओं को 20% का आरक्षण दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 25% अग्निवीर जो रिटायर हो जाएंगे दोस्तों 4 साल की सेवा के बाद, वो जो हैं सशस्त्र बलों में अप्लाई कर सकते हैं, मौका मिलेगा उनको। बात करें चर्चा में क्यों रही है ये स्कीम हाल में, क्योंकि INS चिल्का में जो है पहले बैच की पासिंग परेड आयोजित की गई थी। और INS चिल्का कहाँ है, ओडिशा में। तो असम जो है दोस्तों ऐसा पहला राज्य बना है और एकमात्र राज्य बना है जिसने घोषणा की है कि जो भी उसके यहाँ अग्निवीर रहेंगे रिटायर्ड, उनको जो है पुलिस में नौकरी करने के लिए एग्ज़ाम, मतलब पुलिस में नौकरी करने के लिए अलग से सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। सहूलियत क्या, उनको पुलिस में भर्ती ही कर लिया जाएगा दोस्तों, ये कहा है। और बाकी और राज्यों ने कहा है कि हम जो हैं
उनको प्राथमिकता देंगे अन्य लोगों की अपेक्षा। राष्ट्रीय वायु खेल नीति दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, वायु मतलब जो हवाओं में खेल खेले जाते हैं उससे संबंधित है। जेडी सिंधिया, आप लोग जान ही रहे हैं, सिंधिया ने जो है इसको जारी किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2030 तक जो है उन्होंने इस खेल में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बात करें शीतल महाजन और रोहेल थॉमस दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं वायु खेल से संबंधित पहली महिला ऐसी खिलाड़ी हैं शीतल महाजन जो फ्री फ्लाई जंप की हैं अंटार्कटिका पर। याद रखिएगा, पहली महिला बनी है फ्री फ्लाई जंप अंटार्कटिका पर। रोहेल थॉमस दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी हैं। तो शीतल और रोहेल दोनों पद्मश्री होल्डर हैं, ये भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK123 इसको ज्वाइन कीजिए। स्वच्छता ही सेवा अवार्ड में दोस्तों कर्नाटका पहले स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर और लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। यूपी का कौनो स्थान नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 और ये भी स्वच्छ सर्वेक्षण, ये ग्रामीण है, याद रखिएगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4354 शहरों को शामिल किया गया और उनका आकलन किया गया। तो सबसे स्वच्छ शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, तो उनमें इंदौर जो है पहले स्थान पर है। और ऐसा स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर छठी बार इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। 10 लाख से कम आबादी की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर तिरुपति, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और 10 लाख से कम आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर शामिल हुआ है, तो नोएडा, याद रखिएगा। इसमें शामिल नहीं हुआ 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। इंदौर जो है देश का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त नगर बना है। 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों की बात करें तो कुल कितने हैं, 6। कौन कौन से, सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम BKP और तिरुपति। शीर्ष स्वच्छ गंगा नहर, अरे यार नहर नहीं नगर, शीर्ष स्वच्छ गंगा नगर। 1 लाख से अधिक आबादी की बात करें, मतलब जो नगर गंगा के किनारे अवस्थित हैं वही गंगा नगर कहे जाएंगे। तो हरिद्वार पहले नंबर पे है जो कि उत्तराखंड में है। दूसरे नंबर पर बनारस है। 1 लाख से कम आबादी की बात करें तो दोनों स्थानों पर यूपी के ही नगर हैं। बिजनौर पहले स्थान पे, कन्नौज दूसरे स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। याद रखिएगा, यहाँ शहरों की बात हो रही है और ग्रामीण में राज्यों की बात हो रही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में राज्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, बड़े और छोटे। तो बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पे है, यूपी 18वें स्थान पे है। छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार पहले स्थान पे है जो कि यूटी है। उसके बाद सिक्किम, SKM का मतलब सिक्किम है, वो दूसरे स्थान पे है। तो यदि कहा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो जब राज्य की बात करी जाए तो सिक्किम बोलिएगा, और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार जवाब दीजिएगा। स्मार्ट कार्यक्रम दोस्तों क्या है, आयुर्वेद के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने से संबंधित है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम है। आयुष मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जनवरी 2023 में शुरू किया गया। स्मार्ट से याद आया, एक है ओ स्मार्ट, तो ये खाली स्मार्ट है और ये है ओ स्मार्ट। ये क्या है दोस्तों, एक योजना है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है
जो समुद्र तट पर प्रदेश हैं या फिर जो नगर वगैरह हैं, तो वहाँ पर पूर्व चेतावनी सिस्टम, पूर्व इंफॉर्मेशन सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन नहीं वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना की जाएगी ओ स्मार्ट के तहत। और जो समुद्री संसाधन वगैरह हैं और समुद्र हैं, उसमें R&D को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ओ स्मार्ट कैसे याद रखना है, ओ और स्मार्ट। ओ जो है गोल है और गोल में अंदर पानी है, ठीक है, तो इसको मान लीजिएगा समुद्र। तो ओ स्मार्ट समुद्र से संबंधित है और खाली स्मार्ट जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में R&D से संबंधित है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जारी करती है और इसको कई स्तरों में बांटकर जारी किया गया। तो अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति का स्तर किसने प्राप्त किया है? अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति के स्तर में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो पुदुचेरी और गोवा। पुदुचेरी जो है यूटी है, आपको पता होगा, और गोवा राज्य है। और बात करें इसी स्तर में सबसे निचला स्थान जेकेडी मतलब झारखंड को मिला है। यूपी की बात करें तो इसे किस स्तर में शामिल किया गया? तो निम्न सामाजिक प्रगति स्तर में शामिल किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन जारी करता है? तो विकल्प में नीति आयोग भी रहेगा, कन्फ्यूजियाना कतई नहीं है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 दोस्तों, आधार क्या है दोस्तों इसको जारी करने का? प्रशासनिक प्रदर्शन। जो राज्य जैसा प्रशासनिक प्रदर्शन करते हैं उसी के आधार पर एक रैंकिंग जारी की गई। जारी कौन करता है? थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर जारी करता है। विकल्प में नीति आयोग भी रहेगा। पब्लिक अफेयर सेंटर PAC जारी करता है, जो कि बेंगलुरु में अवस्थित है। इसमें बड़े राज्यों में जो है पहले स्थान पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। बात करें छोटे राज्यों की तो पहले स्थान पर सिक्किम रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। 21 वाले में चौथा स्थान मिला था, 18वां। तो 6 अंकों का सुधार किया है उत्तर प्रदेश ने। नमामि गंगे मिशन आप लोग जान ही रहे हैं, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूएनओ ने जो है इसको प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली 10 पहलों में शामिल किया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित, जो विश्व का क्षरण हो रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वगैरह आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उसको पुनः जीवित करने के लिए जो 10 पहलें विश्व में चलाई जा रही हैं, उनमें एक स्थान नमामि गंगे पहल को भी मिला है, जो कि भारत की है। कहाँ घोषणा की गई इसकी? तो 15वें CBD जो हुआ था कहाँ दोस्तों? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। और किसके तहत दोस्तों इसको शामिल किया गया है इन 10 पहलों में? तो यूनेप और FAO के तहत, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन दशक कब से कब तक घोषित किया है यूएनओ ने? तो 2021 से 2030 तक। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है। गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करें तो फरवरी 2023 में कराए गए हैं गुजरात में कुल 182 सीटों के लिए, और इन्हीं 182 सीटों के आधार पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई भी 182 मीटर रखी गई है। बीजेपी ने 156 सीटें पाकर
जो अपना 56 इंच का सीना है उसको 56 से बढ़ाकर 156 कर लिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 सीटें पाई हैं और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें पाई हैं और यही उपलब्धि प्राप्त करके ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई है आम आदमी पार्टी। 15वीं विधानसभा के चुनाव थे गुजरात में और सीएम जो है भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। इतने बड़े बहुमत से गुजरात ने जो है पहली बार विजय हासिल की है, याद रखिएगा। बात करें एचपी की, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ कुल 68 सीटें थी। 68 में से 40 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड कायम हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं सीएम बनाए गए हैं और तासी गंग, याद रखिएगा, तासी गंग जो मतदान स्थल है वो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्थल रहा है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर 100% मतदान हुआ है, याद रखिएगा। भारत ने मार्च 2023 के अनुसार कहा है कि उसकी संस्थापित विद्युत क्षमता जो है वो कितनी है, 41 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,12,000 मेगावाट है। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत की विद्युत क्षमता कितनी है, तो 4,12,000 मेगावाट। एक आध अंक आपको इधर उधर मिलेगा बाद वाला, उसको इग्नोर करिएगा। प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना दोस्तों, यूरिया जो है यूरिया आप लोग जान ही रहे हैं एक उर्वरक है। केंद्र के द्वारा कंपनियों को अनुदान दिया जाता है इसके उत्पादन के लिए और ये अनुदान लगभग 80% होता है। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, बोरी पर अपना नाम लिखवाती हैं और किसानों को बेच देती हैं। उसमें क्या है, सरकार का कोई नाम ही नहीं रहता है। डीएपी पर कोई अनुदान नहीं, कभी कभी कथन पूछ लिए जाते हैं। डीएपी पर सरकार कोई अनुदान नहीं देती है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो दोस्तों क्या किया है, जो उर्वरक हैं यूरिया से संबंधित, 17 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की, एक राष्ट्र एक उर्वरक नाम से, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। तो भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया गया इसी अवसर पर, ठीक है। और उस पर क्या होगा, भारत ब्रांड रहेगा, बड़ा सा भारत रहेगा लिखा रहेगा। और जो कंपनीज हैं उनको जो कुल बैग जो बोरी रहेगी उस पर 1/3 स्थान ही मिलेगा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना नाम दर्शाने के लिए। तो ये है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक जो है इसका थीम वाक्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्टेशन बना है। फसाई के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है और अब जो है कानपुर और बनारस भी इसमें शामिल हो गए। बनारस में बनारस कैंट स्टेशन भी शामिल हो गए। तो कुल 3 स्टेशन ऐसे हो गए उत्तर प्रदेश के जिनको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल गया है। फसाई की बात करें तो 2006 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, मतलब यह लाया गया और स्थापना जो है इसकी 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, काम आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। देश का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों, तो मुंबई सेंट्रल। पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में भी अब ये चालू हो गई है। पुलिस नियंत्रण मतलब पुलिस व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम अब कमिश्नर के हाथ में आ जाएगा। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उनके हाथ में रहता था।
तो ऐसी प्रणाली जो है अब आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में शुरू कर दी गई है। आगरा में ताजमहल है दोस्तों, जो कि 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। प्रयागराज दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। गाजियाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर LTP ललितपुर में है। पुलिस नियंत्रण कमिश्नर के हाथ में आ गया है। इससे पहले दोस्तों 4 और जिले थे, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और बनारस। तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर को पहल पुलिस कमिश्नर प्रणाली से लैस किया गया था। उसके बाद कानपुर और बनारस को 2021 में किया गया। तो अब कुल कितने हो गए हैं जिले जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली से लैस हैं? तो 7। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और लगे हाथों जो सरकार है उसने आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद को महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली से याद आया कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो हैं कौन बनी हैं? लक्ष्मी सिंह जी बनी हैं, जो कि नोएडा की बनाई गई हैं, या फिर गौतम बुद्ध नगर जिसको कहेंगे। बात करें स्टैचूज की, तो कई स्टैचू हैं, सबको एक जगह दिया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। किसकी प्रतिमा है? तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि शासक रहे हैं दोस्तों। मोदी जी ने अनावरण किया है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, और इनको जो है बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को। रामवीर सुतार ने जो है इसकी रचना की है स्टैचू की। रामवीर सुतार वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है। पीस, स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो राजस्थान के जैतपुरा में जैन संत विजय वल्लभ जी की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ पीस। मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। ऐसे ही दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस एक और है, कहाँ? श्रीनगर में। वहाँ पर किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की। उसका अनावरण किसने किया है? AS ने, अमित शाह ने। सफ़ेद संगमरमर से बनी है। तो स्टैचू ऑफ पीस कितनी है? 2 हैं। एक जगह रामानुजाचार्य की है, दूसरी जगह विजय वल्लभ की है, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? रामानुजाचार्य वाले में श्री लगा है, श्रीनगर, और श्री जो है किसके नाम से पहले लगा होता है? राम जी के नाम से पहले। तो श्रीनगर में रामानुजाचार्य की है, और भगवान राम जो है शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अमित शाह ने इसका अनावरण किया है, और राम से जोड़ के इसको याद रख सकेंगे आसानी से। स्टैचू ऑफ डिग्निटी की बात करें तो अयोध्या में ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है दोस्तों। योगी जी ने इसका अनावरण किया है। बात करें रामानुजाचार्य की तो ये वही हैं दोस्तों, संत हैं जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया है। जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था, याद रखिएगा, तमिलनाडु के पेराम्बदूर में। और 25 या 26 अप्रैल को जो है इनकी जयंती मनाई गई। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की थी। याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों, ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। कहाँ? हैदराबाद में। HBD का मतलब हैदराबाद, और मोदी जी ने अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, राजस्थान में है। विश्व की सबसे ऊंची किसकी? भगवान शिव की प्रतिमा है। कुल ऊंचाई 369 फीट है। विश्वास स्वरूपम इसका नाम है।
अनावरण इसका मोदी जी ने नहीं, अशोक गहलोत जी ने किया है। याद रखिएगा कहाँ पर, राजस्थान के नाथद्वारा नगर में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों हैदराबाद में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे। ये जो है गौतम बुद्ध जी की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि 216 फीट ऊंची है। इससे पहले मतलब जो पहले स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची ग्रेट बुद्धा प्रतिमा कहाँ अवस्थित है, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पढ़ चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये जो है गुजरात में है। बीबीपी का मतलब वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर, हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने चुन चुन के कर लिया है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे से हम लोग क्या करेंगे, आगे से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।